हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों की सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो थर्ड यूनिट है। ठीक है, तो अब हम थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड यूनिट में आपका जो टॉपिक है वो अब क्या है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुना है। ऑक्सीडेशन आप लोग नोन है, आप लोगों के लिए नई नहीं है टर्म, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंदर कई सारे रिएजेंट्स को हम स्टडी करते हैं। कौन कौन से रिएजेंट्स हैं वो अपन डिटेल में पढ़ते जाएंगे। अपन ने इसको जैसे अपनी है कैटेगरी कि क्या क्या इसके अंदर होता है ऑक्सीडेशन के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन के अंदर। तो अपन क्या करते हैं, एक तो एडिशन करते हैं ऑक्सीजन का। जनरल बात बता रही हूँ अभी तो मैं। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर हम और क्या करते हैं, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, क्या होता है? सेकेंड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, या फिर इसके अंदर और क्या हो सकता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीनों ही कंडीशंस किस चीज को बताती है कि क्या हो रहा है सबस्ट्रेट के अंदर, क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीनों ही कंडीशंस जो है 1, 2 और 3, ये क्या चीज शो करती है कि ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है तो भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे कि मान लो कि हम एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। अगर हम एल्केन से अल्कोहल बनाते हैं तो भी ऑक्सीजन जुड़ता है। अल्कोहल का और ऑक्सीडेशन करते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड के साथ आता है ऑक्सीजन, फिर उसका भी ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये क्या हो गया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। उसके अलावा मैंने क्या कहा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे RCH2OH लिया, मतलब कि हमने अल्कोहल लिया। अब इसमें से अगर मैं 2 हाइड्रोजन को हटा दूं तो क्या होगा? ये क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, जैसे कि मानो कि क्या है? C6H5O माइनस। अगर हम सीरियम अगर इस तरीके से लें, कोई कैटेलिस्ट हम ले लेते हैं तो क्या होता है? ये क्या करेगा? सीरियम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा और क्या बनेगा? C6H5O इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से कई रिएक्शंस होती हैं। तो अभी ये मैंने आपको जनरल एक बताया कि ऑक्सीडेशन कैसे कैसे पॉसिबल है। एडिशन हो जाए ऑक्सीजन का, रिमूवल हो जाए हाइड्रोजन का, या रिमूवल हो जाए इलेक्ट्रॉन का। ये सारी ही तीनों कंडीशंस किस चीज को शो करती है? ऑक्सीडेशन को शो करती है। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे कि लेवल कैसे होते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जीरो लेवल कहाँ से होता है कि ऑक्सीडेशन, अब यहाँ से पहली बार ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिर उसके बाद दूसरी बार ऑक्सीडेशन होगा तो फर्स्ट लेवल, फिर सेकेंड टाइम ऑक्सीडेशन होगा तो वो सेकेंड लेवल। इस तरीके से फर्स्ट ऑक्सीडेशन में फर्स्ट मतलब जीरो लेवल होता है पहले, उसका ऑक्सीडेशन होगा तो 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा। इस तरीके से हम 3 लेवल तक पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन कैसे कैसे होता है लेवल्स में। ठीक है, तो ये जनरल चीज मैंने आपको बताई। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो ऑक्सीडेशन होगा उसके, इसको हमने 3 लेवल्स के अंदर हमने इसको क्लासीफाई किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कार्बन जो भी कोई होगा फंक्शनल ग्रुप का, उसको हमने क्लासीफाई किया है फॉलोइंग 5 ऑक्सीडेशन लेवल। मतलब 5 ऑक्सीडेशन लेवल होते हैं जो भी कोई फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है, उसके बेसिस पे हमने इसको किया है। जैसे कि मानो कि अल्कोहल के अंदर जो OH है वो जिस भी कार्बन से जुड़ा हुआ होगा वो क्या होगा? उस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होगा। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड CHO ग्रुप जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो कार्बन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होगा। इस तरीके से जो भी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है उसका ऑक्सीडेशन लेवल क्या है। ठीक है ना, जैसे कि OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाला कार्बन क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होगा। यहाँ पे क्या है? एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का ये कार्बन क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, उसका ये कार्बन होगा। ठीक है, इस तरीके से जो भी फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होता है उसका ऑक्सीडेशन लेवल हम किस तरीके से देखते हैं वो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो लिखिए जीरो लेवल, एकदम स्टार्टिंग से। ठीक है, क्या लिखोगे आप? लेवल 0। जब 0 लेवल होता है वो कब होता है? अगर जो भी कोई हमारा कार्बन है वो सारे के सारे किससे जुड़ा हुआ हो? हाइड्रोजन से जुड़ा हो या फिर कार्बन से जुड़ा हुआ हो। ठीक है ना, क्या बोला मैंने आपको
कि जितने भी कार्बन हैं कंपाउंड के अंदर वो सारे के सारे किससे जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। जैसे कि मानो कि अपन का मीथेन है, मीथेन के अंदर क्या जुड़े हुए हैं, सारे के सारे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब आपसे पूछा जाए कि इसका ऑक्सीडेशन का लेवल कितना है, तो क्या बोलोगे, लेवल 0 है इसका, ठीक है ना। सारे के सारे क्या जुड़े हुए हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ओनली हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड एट कार्बन, ठीक है, इस तरीके से। या फिर मतलब हाइड्रोजन एटम या फिर मतलब कार्बन तो उसकी चेन का ही हो जाएगा, तो नॉर्मली सारे हाइड्रोजन ही जुड़े हुए होंगे उनके साथ में। तो अब जैसे ये कार्बन एक सेंटर का कार्बन है, ठीक है, आप इसको बोल सकते हो लेवल 0। जिस भी कार्बन की बात कर रहे हो उस पर सारे के सारे क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। या फिर हमने देखा कि इसको, तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो एंड कार्बन, ठीक है ना, CH3। अगर हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, इसका लेवल 0 है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे क्या लगे हुए हैं, सारे के सारे कार्बन लगे हुए हैं। हो सकता है मिक्स हो, जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये CH3 लगा हुआ है, तो ये भी क्या होगा, इसका भी लेवल क्या होगा, 0, ठीक है। इस तरीके से हम चेक करते हैं कि अगर सारे हाइड्रोजन या फिर सारे कार्बन लगे हुए होते हैं तो हम बोलते हैं उसको क्या, लेवल 0, ठीक है। अब लेवल 1 देखेंगे, लेवल 1, लेवल 1 के अंदर क्या होता है, ये देखिए, लेवल 1 जो होता है इसके बाद वाला लेवल होता है, इसके अंदर क्या होता है, अल्कोहल ऑक्सीडेशन लेवल बोल सकते हैं इसको, और क्या बोलते हैं हम, अल्कोहल ऑक्सीडेशन लेवल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इस कैटेगरी के अंदर केवल एक बंद होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में। जो भी कोई कार्बन होगा, है ना, जो भी कोई कार्बन एटम होगा उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ होगा, 1 बॉन्ड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे कि ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, एक्स हो सकता है, इस तरीके से कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में एक बंद होगा। जैसे कि मान लो आपके सामने ये है, तो इस कार्बन को क्या कहेंगे हम, लेवल 1 कहेंगे, ठीक है। या फिर इस कार्बन को क्या कहेंगे हम, लेवल 1 कहेंगे। आगे बात समझ में कि क्या कह रही हूं मैं, ठीक है। इस तरीके के जो कार्बन होते हैं जिसमें केवल एक बॉन्ड जुड़ा हुआ होता है हेटेरो एटम के साथ में, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो उसको हम बोलते हैं लेवल 1। तो ये 0 और 1 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं लेवल 2। अब क्या होता है इसके अंदर, इसको हम और क्या बोलते हैं, कीटोन ऑक्सीडेशन लेवल। इसको क्या कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, कीटोन ऑक्सीडेशन लेवल, ठीक है। क्योंकि अब जो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा उससे क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, ठीक है। इस तरीके से कीटोन ऑक्सीडेशन लेवल हम इसको कहेंगे। इसके अंदर क्या होता है, जो कार्बन होगा उसके साथ में, जो भी कोई कार्बन होगा उसके साथ में क्या होंगे, 2 बॉन्ड्स जुड़े हुए होंगे, किसके साथ में, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में 2 बॉन्ड जुड़े हुए होंगे। डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है उसको भी हम किसके अंदर डालते हैं, इस लेवल 2 के अंदर डालते हैं। जैसे कि मान लो, मतलब देखो, या तो 2 बॉन्ड हो सकते हैं या फिर उसकी जगह पे क्या हो सकते हैं, जैसे डबल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है। आगे बात समझ में, ये दोनों एक ही बात है। या तो उसके अंदर 2 बॉन्ड हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में, ठीक है। जैसे कि मानो इस कैटेगरी के अंदर तो कौन सा एग्जांपल आ जाएगा कि ये कार्बन है और ये OCH3, OCH3, ये CH3 और H, मतलब ये जो अपना कार्बन है, ये कार्बन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में जुड़ा हुआ है, मतलब 2 बॉन्ड बनाए हुए उसने, ठीक है। तो ये वाला लेवल भी हम इसको भी क्या कहेंगे, लेवल 2 कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में और क्या हो सकता है, जैसे कि मल्टीपल बॉन्ड जुड़ा हुआ हो, जैसे कि एल्डिहाइड, ठीक है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, लेवल 2 ही कहेंगे,
क्योंकि यहाँ पे कार्बन के साथ में जो ऑक्सीजन है उसके साथ में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो या तो डबल बॉन्ड हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में या फिर 2 बॉन्ड्स हो। दोनों ही कंडीशन के अंदर हम उसको किस कैटेगरी में डालते हैं, लेवल 2 की कैटेगरी में डालते हैं। इन दोनों एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बात समझ में, और हम देखते हैं इसमें आगे नेक्स्ट लेवल 3। जो लेवल 3 होता है उसको हम और क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लेवल। इसको और क्या बोलते हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड लेवल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड लेवल बोलते हैं इसको। इसके अंदर 3 बॉन्ड्स जुड़े हुए होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में। क्या बोला मैंने, कार्बन के साथ में 3 बॉन्ड्स, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या तो ये होगा या फिर और क्या हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे कि मानो ये कार्बन है, इस पे क्या लगे हुए हैं, 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में इसमें बॉन्ड जुड़े हुए हैं। ठीक है, OCH3 OCH3 और ये CH3। इसके अलावा और क्या ऑप्शन हो सकता है कि ट्रिपल बॉन्ड हो। अब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कैसे, क्या एग्जाम्पल हो सकता है, साइनाइड एग्जाम्पल हो सकता है। साइनाइड के अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनको हम क्या कहेंगे, इन कार्बन को हम क्या कहेंगे, इनका लेवल कौन सा है, इसका लेवल 3 है। ठीक है ना, तो पहचानने का तरीका क्या हुआ, अगर कार्बन के साथ सारे हाइड्रोजन और कार्बन जुड़े हुए हैं तो लेवल 0, एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो लेवल 1, 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं तो लेवल 2, या डबल बॉन्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में तो भी लेवल 2। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में 3 बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं तो लेवल 3 हो गया, या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो भी लेवल 3 हो गया। तो ये सिंपल सी चीजें थी कि लेवल अगर आपको पता करना हो ऑक्सीडेशन लेवल तो किस तरीके से आप पता करते हो ये। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट एक लेवल 4 भी आएगा जिसमें कार्बन से सारे के सारे 4 बॉन्ड होंगे मतलब। ठीक है ना, देखो देखिए नेक्स्ट लेवल क्या है, लेवल 4। ये मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग लेवल है, मतलब एक तरीके से लास्ट ऑक्सीडेशन लेवल है ये। क्या बोलते हैं इसको हम, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड लेवल, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड लेवल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कार्बन से 4 बॉन्ड जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना, देख इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में ये आ गया इस तरीके से। ओके, सारे के सारे मतलब 4 बॉन्ड होंगे, कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है और वो चारों के चारों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े हुए हैं। अब वो चाहे तो एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड हो, 2 या चारों ही इस तरीके से जुड़े हुए हों। तो ये सारे के सारे किस लेवल के हो गए, अपने लेवल 4 के। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का सारा ऑक्सीडेशन का लेवल। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे बात समझ में। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर अपन नेक्स्ट मेंबर स्टार्ट करते हैं इसमें ऑक्सीडेशन का। नेक्स्ट मतलब अपना फर्स्ट एक तरीके से मेंबर है, फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अपना ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या है आपका टॉपिक अब, ऑक्सीडेशन ऑफ। इस तरीके से हम पढ़ेंगे कई सारे एक तरीके से हम कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के हम ऑक्सीडेशन देखेंगे। सबसे पहले जो अपना फर्स्ट एल्केन अपन पढ़ते हैं तो ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसके अंदर भी अपन देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। सबसे पहला टॉपिक डाल दीजिए आप लोग, सबसे फर्स्ट नंबर का। ठीक है, इसको इस तरीके से भी आप डाल सकते हो, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसके बाद में अपन इस कैटेगरी के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले किसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, एल्कीन का हम ऑक्सीडेशन देखेंगे सबसे पहले, और एल्कीन के अंदर भी हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज हम जो स्टार्ट करेंगे, आप इसको इस तरीके से नंबरिंग दो, देखो ये तो लिखो A, इसको लिखो फर्स्ट और अब नंबर डालो 1। ठीक है, तो इसको नंबर दो इपॉक्सीडेशन। इपॉक्सीडेशन, इपॉक्सीडेशन आप लोगों को पता है, डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन बीच में इंसर्ट हो जाए, डबल बॉन्ड का एक जो पाई बॉन्ड है वो टूट के एक ऑक्सीजन के साथ में 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाए तो उसको हम बोलते हैं इपॉक्साइड रिंग उसमें ऐड हो गई। और डबल बॉन्ड जो होता है मतलब जो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, ये किसकी प्रेजेंस में होती है, रिएक्शन पर एसिड की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होती है, पर एसिड की प्रेजेंस में होती है, और क्या बनता है, इपॉक्साइड बनता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या क्या पर एसिड हम ले सकते हैं जिससे हमारी इपॉक्साइड रिंग बनेगी। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। ये इस तरीके से आप लोग हेडिंग डाल लेना, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन,
फिर फर्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन पढ़ेंगे, उसके अंदर हम फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का ही लेवल है एल्कीन का, तो इपॉक्सीडेशन अपन सबसे पहले देखेंगे। इसके अंदर क्या क्या रिएजेंट हम ले सकते हैं, जिस चीज के साथ में हम रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ एक तरीके से, वैसे तो देख लो आप लोग। हम पर एसिड इसमें ले सकते हैं। पर एसिड जो होता है, पर एसिड का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ठीक है, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ठीक है। एक तो हम इसके अंदर ये ले सकते हैं। उसके बाद में ये जो होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। इलेक्ट्रोफिलिक है मतलब ये नेचर से कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको यही बता देती हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक है, ठीक है। जो एल्कीन होती है ये कौन सी रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है। क्यों देती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि जब हम इस पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग करते हैं, मान लो आपके सामने ये है RCH, वैसे तो ये मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाती हूँ बच्चों को, लेकिन अब आप लोगों को पता होना चाहिए बात, जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे, ठीक है, तो जब इस तरफ शिफ्ट होगी, इस तरफ क्यों शिफ्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो आएगा वो इससे स्टेबलाइज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आता है उसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, तो इससे ज्यादा स्टेबल ये होता है। तो जो भी कोई अनस्टेबल होता है, जैसे कि इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इससे पॉजिटिव आएगा, तो ये जो होगा ये अनस्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में। तो जो भी कोई अनस्टेबल होता है उसके ऊपर ही पहले अटैक होता है। तो नेगेटिव चार्ज पे कौन आगे जुड़ता है, इलेक्ट्रोफाइल आगे जुड़ता है, और जो भी कोई पहले जुड़ता है तो उसी के अकॉर्डिंग हम रिएक्शन का नाम देते हैं। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तो हम इसको नाम क्या देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड के साथ में ऑक्सीडेशन किस तरीके से होगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट जो अपन एग्जांपल देखने वाले हैं, सबसे पहले वो क्या है, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। फुल फॉर्म लिख रही हूं मैं, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये लिया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल हम सबसे पहले फर्स्ट इसका ही ले रहे हैं, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख लेना, फर्स्ट अब इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया आपका। अब बात आती है कि ये रिएजेंट जो है ये किस टाइप का रिएजेंट है, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, ठीक है, इसमें से पहले इलेक्ट्रोफाइल आके लगेगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है ये, ठीक है। उसके बाद में बात आती है कि अब जब ये एल्कीन के ऊपर ये ऐड होगा तो एल्कीन के ऊपर जब ये ऐड होगा तो इसका इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो पहले ऐड होगा, ठीक है। तो अब आप लोग ये देखो कि जब इलेक्ट्रोफाइल आता है तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या चाहिए होता है, वो चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर मिले। तो अगर इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर ऐसे ग्रुप लगे हो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, तो क्या होगा, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में। सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होती है वो ज्यादा फास्ट रिएक्शन देते हैं कंपैरेटिवली लेस सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन के, ठीक है। उसके बाद में बात आती है कि इसकी जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है। एक तो ये सिंगल स्टेप में होती है रिएक्शन, कैसी रिएक्शन होगी, सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी। मैकेनिज्म कैसा होगा, कंसर्टेड मैकेनिज्म होगा। कंसर्टेड का मतलब क्या होता है, पहले भी बात कर चुके हैं अपन। कंसर्टेड का मतलब होता है रिएक्शन का बनना और रिएक्शन का टूटना दोनों ही साथ में चलते हैं, ठीक है। कंसर्टेड मैकेनिज्म फॉलो होता है, ओके। उसके बाद में जो न्यूक्लियोफिलिक जो होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, वो उसके बाद में अटैक करेगा एल्कीन पे, ठीक है। पहले कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो ये तो जनरल बातें हुई, इसका पूरा नाम हुआ, ये किस टाइप का रिएजेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, ये बताया मैंने आपको। कैसी रिएक्शन फास्ट होती है इसमें से जब इलेक्ट्रोफाइल लगता है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड जो एल्कीन होगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा अच्छे से रिएक्शन देती है, ठीक है। सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, कंसर्टेड मैकेनिज्म फॉलो होता है, ठीक है। ये तो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए। अब इसकी देखो रिएक्शन कैसे होती है। ये अपन ने एल्कीन लिखी, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ये क्या समझ में आ रहा है आपको, ArCOO3, ठीक है। क्या है ये, एक तरीके से ArCO3H। ये मैंने आपको पर एसिड बताया था ना कि हम कोई भी पर एसिड लेते हैं, मान लो हमने यहाँ पे एरोमेटिक ही लिया है, ठीक है ना। तो अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो हमने ये मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड लिखा है वो एक तरीके से यही है, ठीक है ना। क्योंकि हमने यहाँ पे बेंजोइक एसिड जो पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट वगैरह हमने नहीं लगाए हैं, केवल हमने ये बताया है कि इसमें क्या है, पर बेंजोइक एसिड है।
तो पर के अंदर क्या आते हैं, CO3 आता है। ठीक है, ये इसके अंदर कॉमन हो गया। जो जनरल रिएक्शन है वो कैसी होती है, वो इस तरीके से होती है, ये जो है ये बॉन्ड टूट के यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, मतलब ये जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन तो यही रहेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे, मतलब ये इसके साथ में पार्शियल बॉन्ड बनाएगा और ये वाला बॉन्ड इसमें टूटेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये वाला कहाँ पे बनाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ, मतलब यहाँ पे इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस हाइड्रोजन के साथ में जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो मैंने बनाया है ये किस तरीके से बनेगा, जरा वापस से देखना। ये वाला पाई बॉन्ड जो है ये टूटेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, यहाँ से बॉन्ड जो है ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे जो है एक और बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड एक और आएगा यहाँ पे, मतलब डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे तो, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये H के साथ में बॉन्ड बनाएगा, मतलब OH होने वाला है यहाँ पे तो बॉन्ड टूट ही जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये ऑक्सीजन है, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा ये ऑक्सीजन, यहाँ पे एक बॉन्ड पहले से है ये कार्बन है, ये एरोमेटिक, यहाँ पे एक बॉन्ड पहले से है ये बॉन्ड टूटेगा, ये ऑक्सीजन है इसके बीच में बॉन्ड बनेगा। ठीक है, उसके अलावा क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन कार्बन है, यहाँ पे ये बॉन्ड तो है ही सही, पर ये बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, यहाँ पे ये बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड भी बनेगा, बाकी तो जो लगे हुए हैं वो लगे हुए है ही सही, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पे H है। ठीक है, इस तरीके से इसमें ये बॉन्ड का जो भी होना है वो होगा, बस यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जो है और बनेगा तो एक पाई बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब अगर मैं इसकी देखो इसकी रिएक्शन हुई क्या, अल्टीमेटली मैं ऊपर बनाती हूँ इसको हटा के, तो देखो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे जो ये बॉन्ड अपन ने तोड़े हैं तो फाइनली जो होगा ये बॉन्ड तो टूट ही जाएगा, ये बना लिया होगा आप लोगों ने, है ना, ये बॉन्ड भी यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा, यहाँ से ये नया बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का इसमें होता है, तो ये अपना बन गया क्या, इपॉक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके की रिएक्शन होगी, आप लोगों को ये ध्यान रखनी है। उसके बाद जो इसकी इंपॉर्टेंस है रिएक्शन की वो क्या है, ये जो रिएक्शन होती है ये स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। कैसी होती है रिएक्शन, स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि जब पर एसिड के साथ में रिएक्शन होती है, इपॉक्सीडेशन होता है, तो रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। ठीक है, और स्टीरियो स्पेसिफिक के अंदर भी क्या होगा, सिन एडिशन होगा, सिन एडिशन एट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के ऊपर कैसा होगा, सिन एडिशन होगा। सिन एडिशन का मतलब क्या होगा कि जो दोनों बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है वो एक ही साइड से होने वाला है, ऐसा नहीं है कि एक बॉन्ड तो यहाँ से जुड़ गया दूसरा बॉन्ड यहाँ से आके जुड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, दोनों के दोनों एक ही साइड से बॉन्ड जुड़ेंगे। आगे बात समझ में, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं और अपन कैसे लिख होंगे इसके एग्जाम्पल। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे कि मानो मैंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिखा है, C डबल बॉन्ड C C6H5 और यहाँ पे ये H है और एक साइड में ये H है और एक तरफ ये CH3 है। ठीक है, ये हमने लिया, कैसा है ये, ट्रांस एल्कीन है। ये आप लोग पहचान सकते हो कि किस तरीके से हम इसमें ट्रांस और सिस बताते हैं कि जो सेम ग्रुप्स होते हैं अगर अपोजिट साइड होते हैं तो हम बोलते हैं ट्रांस। ठीक है, एक तो हमने लिया इसका ट्रांस और इसी का हम एक ले लेते हैं एक बार इसका सिस। तो अब हम दोनों के साथ रिएक्शन देखते हैं किस टाइप से इसकी रिएक्शन होगी, HH CH3 और ये H। अब जब हम इसकी रिएक्शन देखेंगे, ठीक है, दोनों की रिएक्शन हम करा के देखते हैं, एक बार इसकी करा के देखते हैं फिर इसकी करा के देखेंगे। मान लो हमने यहाँ पे लिया मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, हमने यहाँ पे लिया, तो इसका होना क्या है, इससे पहचानना पड़ेगा आपको, इसको देखते ही आपको पहचानना पड़ेगा कि होगा क्या, इपॉक्सीडेशन होगा। ठीक है ना, तो इपॉक्सीडेशन होगा तो ये आपको ध्यान रखना है, ट्रांस से जो बनेगी एल्कीन वो कैसी होगी, मतलब इपॉक्साइड रिंग जो बनेगी वो कैसी होगी, वो सिस होगी। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिस नहीं, मतलब सिस का एडिशन होगा पर बाकी जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री वो वैसे की वैसे ही रहेगी, सिन एडिशन होगा, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो ये हो गया इस तरीके से, चाहे ये सिस हो चाहे ये ट्रांस हो, हमेशा इपॉक्साइड का जो एडिशन होता है वो कैसा होता है, सिन एडिशन होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, चाहे सिस हो चाहे ट्रांस हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो भी है वो वैसे की वैसी ही रहेगी, बस जो सिन एडिशन होना है ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। ठीक है, ये आपको बताना है। अब अपन इसको एल्कीन तो बोल नहीं सकते,
ठीक है, तो जो ऑक्सीजन का एडिशन होता है, आपसे पूछा जाए ट्रांस पे कैसा होगा और सिस पे कैसा होगा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है एडिशन तो हमेशा ही सिन एडिशन होगा। ये इस तरीके की स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। आगे बात समझ में, तो हम ये भी कह सकते हैं इसको ट्रांस एल्कीन से क्या बनता है, ट्रांस ऑक्सीरेन बनता है। ठीक है, मतलब ये है कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होती। ऑक्सीरेन से अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि इसमें सिन एडिशन हुआ है, सिन एडिशन होने की वजह से इसमें कुछ भी चेंज होने का मौका नहीं मिला, जैसा था वैसा का वैसा ही रहा, मतलब ट्रांस का ट्रांस ही रहा, वो चेंज नहीं हुआ, केवल सिन एडिशन हुआ। आगे बात समझ में। अब इसी तरीके से यहाँ पे हम सिस के साथ में करवाएं, अगर सिस एल्कीन के साथ में, तो क्या होगा, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड लेने पर, ये सिस है तो ये सिस ही रहेगी, ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़ जाएगा, C6H5, ये H, CH3 और ये H, तो हम इसको क्या कहेंगे, सिस ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया, इपॉक्साइड रिंग बनी, और वो इपॉक्साइड रिंग ऑलवेज हमेशा सिन एडिशन के साथ में ही जुड़ेगी, कभी भी उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये तो अपना आया अभी तक जो अपन ने पढ़ा फर्स्ट पॉइंट, हमने फर्स्ट पॉइंट देख लिया मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। सेकंड हमने देखा कि स्टीरियो स्पेसिफिक होती है रिएक्शन, सिन एडिशन होता है डबल बॉन्ड के ऊपर, ट्रांस एल्कीन से ट्रांस ऑक्सीजन ही बनेगा, सिस एल्कीन से सिस ऑक्सीजन ही बनेगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेकंड सॉरी थर्ड देखेंगे अब अपन, सेकंड तो अपन ने स्टीरियो स्पेसिफिक बोल दिया इसको। थर्ड पॉइंट के अंदर देखिए क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो रिएजेंट होता है इपॉक्साइड का वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होगी, और अगर मान लो वहां पे लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन भी है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, किसके साथ में वो रिएक्शन करेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड के साथ में रिएक्शन करेगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आर more reactive than less substituted alkene। रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होता है इपॉक्साइड के लिए जो पर एसिड होता है, अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहता है तो वो ऐसी जगह पे अटैक करना चाहेगा जहां पे पहले से इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो। ठीक है, तो अगर आपके सामने मान लो कि ये एग्जाम्पल है, इसके अंदर हमने मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन भी बना दी और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन भी बना दी। अब आप इस डबल बॉन्ड को देखो, यहाँ पे ये H लगा हुआ है, ये H लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस कार्बन पे दोनों अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, इस कार्बन पे भी दोनों अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे केवल एक एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, एक एक तो हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से कौन सी मोर सब्स्टिट्यूटेड हुई, ये वाली एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड हुई। अब बात आती है कि इसके साथ जब रिएक्शन होगी, हमने यहाँ पे मेटा पर क्लोरो सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड अगर हमने डाला इसके अंदर, तो रिएक्शन जो है वो इस पर होती है, ना कि इस पर। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एक ही बार रिएक्शन करता है, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे और भी ज्यादा इसमें डाल सकते हैं, मतलब वन इक्विवेलेंट ही इसमें रिएक्शन करेगा। ओके, केवल एक इक्विवेलेंट ही जो मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड का होता है वही इसके साथ रिएक्शन करता है, और क्या बनती है इसके अंदर, इपॉक्साइड रिंग बन जाएगी। ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसके साथ में क्या बन जाएगी, इपॉक्साइड रिंग बन जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया इसमें कि केवल एक ही, मतलब डबल बॉन्ड के ऊपर रिएक्शन होती है, क्योंकि केवल एक वन इक्विवेलेंट ही रिएक्शन करता है। और कौन से डबल बॉन्ड पर होगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो है ये कैसा है, मोर सब्स्टिट्यूटेड। और अब तक शायद आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि मोर सब्स्टिट्यूटेड का क्या मतलब होता है, क्योंकि ये चीज तो हम लोग ग्रेजुएशन से ही पढ़ते आ रहे हैं और पहले भी हम पढ़ चुके हैं। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होती है वो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से मोर स्टेबल होती है। अगर भूल गए हो तो जाके देख लेना फर्स्ट टर्म की नोटबुक। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। अब बात आती है इसके अलावा एक फोर्थ पॉइंट की और देखो, अगर आपके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल हो साइक्लिक एल्कीन का, ठीक है, अगर इन केस ऑफ, अगर हम बात करें साइक्लिक एल्कीन की, ठीक है, साइक्लिक एल्कीन की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर वो जो भी कोई डबल बॉन्ड होगा उस पे के ऊपर इपॉक्साइड रिंग किस साइड से बनेगी, जिधर लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। ठीक है, या हम बोले लेस हिंडर्ड होगा। अब इस डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक होना है तो किस साइड से होगा, डबल बॉन्ड के ऊपर अप्रोच किस तरफ से करेगा, लेस हिंडर्ड साइड से, मतलब जहां पे भीड़ भाड़ कम हो। ठीक है, प्रीफर
प्रीफर लेस हिंडर्ड साइट ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, तो लेस हिंडर्ड साइड इसके अंदर कौन सी होती है? एक तो एक्सो साइड होती है, एक एंडो साइड होती है। जब भी इस तरीके से कोई सब्स्टिट्यूट ना लगा हुआ हो 7 नंबर पर, तो हमेशा आने वाला ग्रुप किस साइड से आता है? ऊपर से आता है। तो अगर ऊपर से तो मान लो मैंने यहाँ पे दोनों रिएक्शन में लिख के बताती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। पर क्लोरो पर बेंजोइक एसिड मैंने इस पे डाला और इस तरीके से जब इसकी रिएक्शन करवाई, तो एक तो तरीका है कि इसमें कैसे बने, इसके अंदर ये ऊपर की तरफ से बने। ठीक है, और एक तरीका क्या है कि कैसे हो रिएक्शन, नीचे की तरफ से, तो हाइड्रोजन किधर आ जाएंगे? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है? इसमें तो होती है 95% रिएक्शन और इसमें होती है केवल 5% रिएक्शन। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि जब इस तरीके की सिचुएशन होगी तो किस तरफ से अटैक होना पसंद होता है? ऊपर की साइड से। ठीक है, लेस हिंडर्ड साइड से। और इस कंडीशन के अंदर जो ये ऊपर वाली जगह होती है, अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं लगा हुआ है तो वो 100% ऊपर से ही आएगा, क्योंकि नीचे से यहाँ पे क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, उनकी वजह से इसमें कैविटी में रिपल्शन होता है। अगर यहाँ कोई होता है तो नीचे से आते हैं, अदरवाइज तो ऊपर से ही आगे अटैचमेंट होता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, इसके अलावा नेक्स्ट जो है, अपन ने फर्स्ट देख लिया, सेकंड देख लिया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अब अपना देखिए 5th नंबर के कैटेगरी में क्या है। अगर कॉन्जुगेशन हो एल्कीन का डबल बॉन्ड के साथ में, क्या बोला मैंने? कॉन्जुगेशन हो, कॉन्जुगेशन ऑफ एल्कीन डबल बॉन्ड विथ अदर अनसैचुरेटेड ग्रुप। ठीक है, तो क्या होगा? रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन जो होती है वो कम हो जाती है। क्या होता है? रिड्यूसेस रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है? क्योंकि कॉन्जुगेशन है तो डबल बॉन्ड वहां पे रहता ही नहीं है, उसका क्या होने लगता है? डिलोकेलाइजेशन होने लगता है। डिलोकेलाइजेशन की वजह से डबल बॉन्ड एक जगह पे रहते ही नहीं है, तो क्या होता है? रिड्यूस हो जाती है इपॉक्सीडेशन की रेट। इस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें या तो हम यूज करें स्ट्रॉन्ग पर एसिड। ठीक है, एक तो ये तरीका है। इसके अलावा एक दूसरा क्या तरीका है? या फिर हम लोग जो मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड यूज कर रहे हैं, इसके साथ में हम क्या करें? इसका टेम्परेचर जो है बढ़ा दें। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर इसका बढ़ा देंगे, हीट कर देंगे इसको, या हम ऐसे भी लिखा हो सकता है हीट कर दे, तो भी क्या होगा? उसका इपॉक्सीडेशन हो जाएगा डबल बॉन्ड के ऊपर। एग्जाम्पल देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O C2H5। अगर हम इसका कराते हैं तो या तो हम CF3COOH यूज कर ले, या फिर हम क्या करें? ये जो अपन ने लिखा है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, इसके साथ में हम क्या ले लें? इसको हीट भी कर दे, तो क्या होगा? CH2CH के ऊपर क्या हो जाएगा? इपॉक्साइड रिंग आराम से बन जाएगी, रिएक्शन इजीली हो जाएगी। आगे बात समझ में? इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, एक बात और लिख सकते हो आप लोग, अदर अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर केवल या तो एसिड हो या फिर COOET, या मतलब एस्टर ग्रुप लगा हुआ हो। ठीक है ना। 6th कैटेगरी के अंदर बात आती है कि अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो, तो इस कंडीशन के अंदर अगर हम लोग ये लेते हैं मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, तो इसके अंदर इपॉक्सीडेशन ना होकर इसमें कौन सी रिएक्शन हो जाती है? बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन इसमें हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमने ये जो अपने लिया है ना, इसके अंदर क्या ले लें? हम कीटोन ले लें। क्या ले लिया हमने यहाँ पे? कीटोन। इस केस के अंदर यहाँ पे क्या होता है? बेयर विलीगर रिएक्शन हो जाती है बजाय इपॉक्सीडेशन होने के। अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर इपॉक्सीडेशन हो, तो हमें क्या करना पड़ता है? इसके अंदर हमें क्या लेना पड़ता है? H2O2 लेना पड़ेगा। किसके अंदर? मिथेनॉल के साथ में। और कैसा मीडियम लेंगे? एक्वस NaOH इसमें डालेंगे। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर ही इसमें क्या होता है? इपॉक्सीडेशन होता है इस जगह पर। CH2CH C डबल बॉन्ड O
CH3 और ये इपॉक्साइड रिंग बन जाती है। आगे बात समझ में? अगर यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड या एस्टर हो तब तो हमें बस टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन होगी तो मेटा पर क्लोरोपरबेंजोइक एसिड के साथ में बेयर विलीगर हो जाती है। अगर हम चाहते हैं इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो तो हमें मटेरियल चेंज करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ये लेना पड़ेगा, पेरोक्साइड लेना पड़ेगा मिथेनॉल के अंदर और एक्वस NaOH की प्रेजेंस में, ठीक है, तब जाके रिएक्शन होगी। तो ये आप लोगों की मैक्सिमम रिएक्शंस हम लोगों ने कर ली है, किसकी, इपॉक्साइड के साथ में जो रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी होती है वो। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है, वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है ना। इतना आप लोग इसको कर लो कंप्लीट, अपना अपन ने 6th पॉइंट तक इसको करा है अभी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है शार्पलेस मेथड, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग इतना ही करते हैं।